हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के प्रकार। केमिकल इक्वेशन को दो भागों बांटा गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होंगे, एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ बराबर होंगे। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट की तरफ जिंक एक है, प्रोडक्ट की तरफ भी एक है। रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन 2 है। रिएक्टेंट की तरफ सल्फर 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी सल्फर 1 है। रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट की तरफ अभी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह से सभी एलिमेंट के एटम की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस तरह से यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करना पड़ता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में मास का न तो निर्माण हो सकता है और न ही मास का विनाश हो सकता है। तो क्या होगा, मास कंजर्व होगा। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया में मास का किसी भी तरह से विनाश या निर्माण नहीं होगा। जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। अगर ऐसा होता है तो वह केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा और वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करता है। दूसरा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी एटम रिएक्टेंट में हो उतने प्रोडक्ट में ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो भी एलिमेंट है उसकी संख्या बराबर नहीं होगी तो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे हम। जैसे आयरन वाटर से अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में 1 आयरन है, प्रोडक्ट में 3 आयरन है। ये इसका मतलब है कि पहले ही हमें मिल गया कि यह बैलेंस नहीं है। उसी तरह से दूसरे एलिमेंट हम देखते हैं तो हाइड्रोजन है, जो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, यह तो बराबर है। अब तीसरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, जो बराबर नहीं है। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि आयरन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो यह क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस हो तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे हम। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा यह इक्वेशन है, आयरन वाटर से अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट में है और जितने भी एलिमेंट प्रोडक्ट में है उस दोनों को टेबल में इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि रिएक्टेंट में 1 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन है। सॉरी, रिएक्टेंट में 1 आयरन है, प्रोडक्ट में 3 आयरन है। रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है। और रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है। अब हम इसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे जिसमें अधिक का अंतर हो। तो आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन देख रहे हो उसकी संख्या 1 है। तो सबसे पहले हम इसको ही बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 4 से गुना कर देना होगा। इससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हम जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो जाएंगे और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। तो हमें फिर आगे क्या करना होगा, इसे भी बैलेंस करना होगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में भी 8 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमें देखना है कि इस इक्वेशन में कौन अनबैलेंस है। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्टेंट की तरफ देख रहे हैं कि एक आयरन है और प्रोडक्ट में क्या है, 3 आयरन है। तो हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करने से क्या हो जाएगा, तो आयरन की संख्या 3 हो जाएगा और प्रोडक्ट में भी क्या है, आयरन 3 है। तो इस तरह से दोनों तरफ क्या हो गया, आयरन की संख्या बराबर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट है वो बराबर है कि नहीं है। तो हम फिर उस टेबल को करेक्शन कर लेते हैं। तो हम इस टेबल में देख रहे हैं कि आयरन रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में भी 8 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर है, तो हम इसको हम लास्ट में इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 3Fe + 4H2O, दिस गिव्स Fe3O4 + 4H2। इस तरह से हमारा यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें जो कुछ भी लिखना है तो उस फॉर्मूला के पीछे में लिखेंगे। जैसे हमने H2O के पीछे में 4 लिखा है, हमने आयरन के पीछे में 4 लिखा है, हम आगे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हम राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जो भी सब्सटेंस उपयोग में आते हैं उसका फिजिकल स्टेट क्या लिखेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में या गैसेज स्टेट में है या एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, हम उसको कैसे लिखेंगे हम। तो उसको लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे और ऐसा लिखने से क्या होगा, वो हमें मोर इन्फॉर्मेटिव होगा, उससे हमें जानकारी मिलेगा कि किस स्टेट में कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा है। तो जैसे गैसेज स्टेट हो तो उसके लिए स्मॉल g का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड स्टेट हो तो उसके लिए स्मॉल l का इस्तेमाल करेंगे, अगर सॉलिड स्टेट हो तो उसके लिए हम s का इस्तेमाल करेंगे, ये सब स्मॉल लेटर में होंगे। इसी तरह से अगर एक्वस सॉल्यूशन हो मतलब किसी का घोल हो, जैसे हम चीनी पानी घोल लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AQ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो कुछ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं किसी स्पेशल कंडीशन में होते हैं, जैसे उसको गर्म करके करेंगे तो होता है, या उसको ठंडा करते तो या होता है, या उसे किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में करते तो होता है। तो उस सब को हम कहाँ लिखेंगे, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में के बीच में जो एरो देख रहे होते हो उस एरो के ऊपर में हम लिखते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, तो उस में जो एलिमेंट है या कंपाउंड है उसके हम स्टेट को लिखते हैं, उसमें जो भी रिएक्शन है वह जिस अवस्था में होता है उसको लिखते हैं। इससे वह इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, उस समय अधिक से अधिक जानकारी मिलती है।